हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र चौरसिया क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होने के लिए 3 पैरामीटर्स की जरूरत होती है। अगर कोई भी सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, उसके पास कितने कम से कम कितने पैरामीटर्स होने चाहिए? 3 पैरामीटर्स होने चाहिए। वो पैरामीटर्स क्या होते हैं इसके, ये हम समझेंगे। अगर हम यह सॉल्यूशन लिख दिए सॉल्यूशन, तो इसके पास 3 पैरामीटर्स होंगे। कौन? होमोजीनियस, क्या होना चाहिए? दूसरा सॉल्यूट, और तीसरा सॉल्वेंट। यहां जरा सोचो कि अगर ये 3 पैरामीटर्स इसके पास है, तो पैरामीटर्स होने के लिए ये दोनों क्या होना चाहिए? नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। रिएक्टिंग कंपोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपोनेंट होना चाहिए। अब जरा सोचो बाबू कि कोई भी सॉल्यूशन होता है ना, उस सॉल्यूशन को हम सिंपल प्रोसेस, इसका मतलब फिजिकल प्रोसेस के, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मतलब उसको फिल्ट्रेशन हम नहीं कर सकते, उसको फिल्टर नहीं कर सकते हैं सिंपल मेथड के द्वारा, या उसको सेल्टिंग नहीं कर सकते हैं, या उसको फ्यूगेटिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों? कि उसके जो प्रॉपर्टी होते हैं या इसके कंपोनेंट होते हैं, उसको केवल केमिकल प्रोसेस के द्वारा हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पास दूसरा कोई कंडीशन नहीं है। अब जरा सोचो बाबू कि अगर कोई भी सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूशन का मतलब हम क्या समझेंगे यहां पर? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आर यूनिफॉर्मली सेम इन इंटायर फॉर्म या इंटायर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट सेम इन सॉल्यूशन, उसी को क्या कहेंगे? होमोजीनियस। मतलब है कि अगर उसके प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, तो उसका प्रॉपर्टी हर जगह क्या होगा? सेम होगा। उसका कंपोजिशन हर जगह क्या होगा? सेम होगा। सपोज करो बाबू कि हम अगर सॉल्यूशन, कोई भी चीज का सॉल्यूशन बनाएंगे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। जब होमोजीनियस हो जाएगा ना, तो उसके पास क्या होगा? ये दोनों क्या होना चाहिए? नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। यहां पर जरा सोचो, ये क्या होता है? लेस अमाउंट होता है। ये क्या होता है? लेस अमाउंट होता है। क्या होता है? लेस अमाउंट होता है। और ये क्या होता है? लार्ज अमाउंट होता है। लार्ज अमाउंट, ये लार्ज अमाउंट। सॉल्यूशन में क्या होता है? लार्ज अमाउंट होता है। एक होता है लेस अमाउंट होता है। अब यहां बात होता है कि रियल में हम लोग सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो जरा सोचो, कोई पूछेगा कि यहां पर होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब क्या समझेंगे? कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में थ्रू आउट हमेशा क्या होना चाहिए? इसका कंपोजिशन प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस कहेंगे। जरा सोचो कि अगर हम शरबत बना रहे हैं, तो अगर शरबत बना लिए, तो अगर शरबत का टेस्ट अगर कहीं से अगर हम लिए, यहां से ले, यहां से ले, यहां से ले, यहां से ले, कहीं से ले, या यहां से ले, कहीं से ले, इसका टेस्ट हजा क्या होगा? मीठा होगा। इसका मतलब इसका प्रॉपर्टी भी क्या होगा? सेम होगा। इसका कंपोजिशन भी क्या होगा? सेम होगा। तो कोई भी सॉल्यूशन कब हो सकता है? जब वो होमोजीनियस हो। हिटोजीनियस का प्रोसेस में उसको हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते। क्यों? जब हम लोग बच्चा थे, तो हम लोग पानी में मिट्टी को क्या करते थे? घोल देते थे, और घोलने के बाद उसको हम छोड़ देते थे। छोड़ने के बाद देखते थे कि मिट्टी नीचे बैठ गया और पानी जो कहते हैं बना हुआ है। लेकिन शरबत में ऐसा नहीं है। अगर पानी और चीनी का शरबत बनाएंगे, आप किसी भी समय जाएंगे, आपको उसका टेस्ट कैसा लगेगा? मीठा। लेकिन हर जगह ये नहीं कि नीचे थोड़ा सा ज्यादा मीठा, ऊपर थोड़ा सा कम, या बीच में थोड़ा सा ज्यादा या कम, ऐसा नहीं होगा। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसका कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना। कोई भी सॉल्यूशन को क्या होना चाहिए? होमोजीनियस। दूसरी बात, होमोजीनियस जब सॉल्यूशन होता है ना, तो उसमें कंपोनेंट की संख्या क्या होती है? एक कंपोनेंट जो देख रहे हैं, इसमें सॉलिड की संख्या क्या होगा? एक या एक से अधिक हो सकती है। लेकिन सॉल्वेंट केवल एक हो सकते हैं। सॉल्वेंट कितने हो सकते हैं? एक हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट मिल जाए, तो उस सॉल्यूशन का नाम क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन 2 सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट मिल जाए, उसको क्या है? टर्नरी सॉल्यूशन। लेकिन जरा सोचिए कि 4 सॉल्यूट
और क्या एक सॉल्वेंट मिल जाए उसको क्वार्डिनरी सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब है कि सॉल्वेंट के आधार पर, सॉरी सॉल्यूट के आधार पर इसके सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, बदलते रहता है। यानी हम सॉल्यूशन के वर्जन को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर। अब रियल में समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, आइए देखते हैं। सॉल्यूशन इज होमोजेनियस mixture of two or more non-reacting components in which its individual in which these components lose their individual identities and can't be separated by any physical process, such as filtration, slitting, centrifuging, etc. मतलब है कि सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, यहां पर होमोजेनियस का मतलब क्या होता है कि कंपोनेंट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज uniformly throughout mixed in solution। मिक्सचर इन सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्यूशन में इसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टी हर जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब है कि आप क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन क्या हुआ, होमोजेनियस मिक्सचर किसका, टू और मोर नॉन रिएक्टिंग केमिकल कंपोनेंट्स इन विच these components lose their individual identity and cannot be separated by any physical process such as filtration, salting and centrifuging etc। यानी हम इसको किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते। सपोज कीजिए कि अगर हम घर में शरबत बना लिए तो शरबत बनाने के बाद हमारे पास जो छानने वाला पात्र होता है उसको सोचेंगे कि हम छान कर चीनी को बाहर निकाल दे, निकलेगा कभी भी नहीं। इसका मतलब है उसको सिंपल प्रोसेस के द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं। उसको अलग करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, केमिकल प्रोसेस होना चाहिए। केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या, सपोज कीजिए उसको हम गर्म करना चालू करें। जब गर्म करना चालू करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी उड़ जाएगा और चीनी लास्ट में बच जाएगा। मतलब है उसको हम अलग कर सकते हैं किसके द्वारा, केमिकल प्रोसेस के द्वारा। अब बात होता है कि जब ये सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होता है ये क्या क्या होती है, जरा सोचिए। इसको लिख ले, इसको मिटा रहा हूं। यहां पर अगर जरा सोचो बाबू कि एक हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या डाल दिया, पानी डाले हैं, ये पानी है, और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, 10 ग्राम C12
इसमें हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा क्या एक नया सीक्वेंस में एक नया टर्म बनेगा जिसका हमने नाम क्या दे दिया, सॉल्यूशन। नाम क्या दे दिया, सॉल्यूशन। थोड़ा सा इसमें लाल लाल टाइप का हम दे रहे हैं कि आपको हर चीज हर जगह दिखे। यहां जरा सोचो बाबू कि ये क्या होगा, ये लार्ज अमाउंट है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्टांस है, और क्या है, ये लेस अमाउंट है, लेस अमाउंट, लेस अमाउंट ऑफ सबस्टांस है। ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, सॉल्यूशन। क्या बनाता है, सॉल्यूशन। आप देखोगे कि यहां पर इसका कंपोजिशन हर जगह क्या होगा, सेम होगा। क्या क्या सेम होगा, कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा, और इसका प्रॉपर्टी भी क्या होगा, इसका प्रॉपर्टी भी सेम होगा। अब जरा सोचो बाबू कि यहां पर जो सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन जो बना ये कैसा होगा, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस होगा। इसका मतलब है कि किसी सॉल्यूशन, अगर कोई भी सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन जब बनेगा वो क्या होना चाहिए, उसको होमोजीनियस होना चाहिए। जब होमोजीनियस होगा तभी हम कहेंगे सॉल्यूशन। दूसरी बात है ना कि जितने भी लार्ज या लेस अमाउंट में जो क्या होगा कंपोनेंट्स है, इसके इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। जरा सोचो कि हमने पहले क्या लिया, शुगर लिया, शुगर का हम चीनी में ऐड करेंगे तो शुगर क्या होगा, डिजल्व हो जाएगा। जब डिजल्व होने के बाद क्या उसको हम देख सकते हैं क्या, यानी उसका जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी ठोस में था वो किस में बदल गया, लिक्विड में। अर्थात कोई भी सॉल्यूशन अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या करता है, खो देता है। कब, कहां पर, सॉल्यूशन में। जब सॉल्यूशन सॉल्यूट में, जब हम सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बनने के बाद उसका इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अब बात होता है कि यहां पर सॉल्यूशन जब होगा तो क्या क्या यहां से कंडीशन आएंगे। पहला, कोई भी सॉल्यूशन जो होता है ना उसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। कोई भी होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा तो कैसा होगा, ट्रू सॉल्यूशन। यहां लिख सकते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, homogeneous solution is a single phase solution, single phase solution। इसका केवल एक ही फेज होता है। केवल कितना फेज होता है, एक ही फेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, only one solute, one solute dissolve in solvent is called binary solution, binary solution। इसका मतलब है केवल एक सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में क्या होगा, डिजल्व होगा, उस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जरा सोचो बाबू कि हमने क्या ले लिया, शुगर C12H22O11 प्लस H2। यहां पर जो सॉल्यूशन बनेगा ये सॉल्यूशन क्या होगा, इसको बोलते हैं शरबत। ये क्या होगा, शरबत। एक ऐसा सॉल्यूशन होगा, इसको कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्यों कि इसमें केवल क्या है, एक ही क्या है, सॉल्यूट है, एक ही सॉल्यूट है। लेकिन अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, अगर बदलते जाएंगे तो सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, चेंज होते जाएगा। क्लियर। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट अगर चेंज होंगे तो सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, चेंज होगा। अब इसका मतलब हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ सॉल्यूट चेंज इन सॉल्वेंट then different type of solution form when its bonding are same।
बॉन्डिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब है कि अगर सॉलिड की संख्या अगर क्या होगा, सॉल्वेंट में अगर सॉलिड की संख्या चेंज होगी तो सॉल्यूशन क्या होंगे, डिफरेंट फॉर्म के होंगे, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन होंगे। कब होंगे, जब उसका बॉन्डिंग क्या होगा, सेम होगा। बॉन्डिंग क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब है कि अगर सॉल्यूट चेंज होगा, हमारा सॉल्वेंट क्या एक ही है, तो क्या होगा, बदलते जाए उसका नाम। एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले लेते हैं, सपोज करो बाबू कि हमने क्या ले लिया, C12H22O11 प्लस H2O। इस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन। उसी प्रकार हमने क्या लिया, C12H22O11 प्लस NaCl प्लस H2O। इस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, टर्नरी सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब है कि सॉल्यूट के आधार पर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन का नाम को क्या बदल सकते हैं। क्लियर, इसको लिखें, स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूशन is variable with certain limit। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर जो होता है एक सर्टेन लिमिट के साथ क्या होता है, वैरी करता है। क्या करता है, वैरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट, होमोजेनियस सॉल्यूशन, homogeneous solution does not show Tyndall effect and Brownian motion। अगर हम किस सॉल्यूशन से अगर हम सोचें कि यहां से हम देखते हैं कि यहां पर सॉल्यूशन है, आप यहां देखोगे कि अगर यहाँ से अगर रे को गुजार दिया जाए, यहाँ से रे गुजरेगी तो यहाँ से आप देखोगे कि रे यहाँ से पास नहीं कर सकती है। मतलब है कि कोई भी रे ट्रू सॉल्यूशन से होकर पास नहीं कर सकती है। जब वहाँ से पास नहीं करेगी तो क्या क्या टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन शो नहीं करेगा। तीसरी पॉइंट कि अगर ये मान लो रे तो बात हो गया ना, अगर हम ये बात कर रहे हैं अगला यहाँ पर जो आप वेरिएबल की बात कर रहे हैं कि अगर स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक सर्टेन लिमिट के साथ क्या होता है, चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, यानी अगर जैसे जैसे हम सॉलिड की मात्रा को करें, अगर हम सॉल्वेंट में बढ़ाते जाएंगे तो सॉल्यूशन का जो क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, चेंज होते जाएगा। लेकिन कहां तक, एक सर्टेन लिमिट तक, एक सर्टेन लिमिट तक ही चेंज होगा। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। आज जब स्टॉप हो जाएगा वहां पर सॉल्यूशन का आना क्या होगा, यानी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होगा, बंद हो जाएगा। क्लियर, तो यहां पर सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होगा, बंद हो जाएगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जरा सोचो बाबू कि यहां पर ये जो कंडीशन है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये सॉल्यूट नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर किसी सॉल्यूशन में या किसी सॉल्यूट में नंबर ऑफ अमाउंट, सॉल्यूट का नंबर ऑफ अमाउंट अगर ऐड करते जाएंगे तो उसका क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, बदलते जाएगा। कहां तक, एक सर्टेन लिमिट तक, उसके अलावा कुछ नहीं। अगली बात है ना, यहां पर हम अगला पॉइंट देख रहे हैं, यहां पर लिख सकते हैं द स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपोनेंट present in that solution is called solute, and the large amount of component present in that solution is called solvent। इसका मतलब है कि यहां पर हम कह सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन जब होगा तो यहां पर क्या, सॉल्वेंट का अमाउंट, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ग्रेटर देन क्या होगा, अमाउंट ऑफ
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जब ये स्थिति होगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सॉल्यूशन है। ये क्या है, इसको हम सॉल्यूशन कहेंगे, ये सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। आप इसको लिखें। जरा सोचो बाबू कि अगर कोई भी हम सॉल्यूशन लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ही हम बात करेंगे कि जरा सोचो कि यहां पर अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहां पर हमने क्या कर दिया, कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया। वो सॉल्यूट क्या होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, शुगर के, C12H22 और O11, और ये मेरा क्या है, H2। तो यहां पर देखोगे कि H2 क्या है, ये लार्ज अमाउंट है। ये क्या है, लार्ज अमाउंट है। तो जो लार्ज अमाउंट में होगा इसका नाम क्या है, सॉल्वेंट। लेकिन यहां पर जो ये टर्म देख रहे हैं ये क्या है, लेस अमाउंट है, लेस अमाउंट। अगर लेस अमाउंट होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। अगर जरा सोचो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मान लीजिए कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्यूशन, तो क्या लिखेंगे, नो। यह सॉल्यूशन का प्रोसेस हम नहीं कहेंगे, यह सॉल्यूशन नहीं होगा, यह सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। यानी जहां पर ये प्रोसेस आएगा इस चीज को हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। ये सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो कुछ हद तक क्या होगा, सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन उसका क्या होगा, नाम चेंज हो जाएगा। बहुत तरह के यहाँ सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, देखेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर similar then determination of solution not possible, not possible। अगर हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की दोनों क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, दोनों क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, तो वहां पर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो जाए, अगर सिमिलर हो जाए, दोनों क्या हो जाए, सिमिलर हो जाएगा, तो वहां पर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर। अब जरा सोचो कि कोई भी सॉल्यूशन होता है ना, तो सॉल्यूशन में कुछ कंडीशंस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि अगर हम घर में शरबत बनाते हैं तो बोलते हैं कि ये शरबत मीठा है, ये शरबत क्या हो, उससे कम मीठा है, ये शरबत उससे भी ज्यादा मीठा है। तो जो मिठास का जो प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना ही ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन का मिठास क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना ही कम होगा उस सॉल्यूशन का मिठास क्या होगा, कम होगा। क्यों, आप जरा सोचो कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर या स्ट्रक्चर के तौर पर यहां दिखा सकते हैं। जरा सोचो, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। यहां पर जरा सोचो, हमने क्या 10 ग्राम इसमें क्या डाला, C12H22O11। दूसरा में हमने क्या किया, ऐड हमने किया, इसमें हमने क्या किया, उतना ही लीटर पानी लिया। अगर यहाँ क्या 1 लीटर है तो यहाँ भी क्या है 1 लीटर है। हमने क्या किया, इसमें 20 ग्राम हमने क्या किया, C12H22O ऐड किया। और तीसरा जो कंडीशन है हमने उसमें क्या किया, तो यहाँ पर 30 ग्राम C12H22O11 ऐड किया। ऐड करने के बाद यहां पर अगर हम बात करेंगे, इसकी अमाउंट क्या है, ज्यादा है, सॉरी कम है, लेकिन इसकी अमाउंट क्या है, ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा मिठास किसमें होगा, सबसे ज्यादा स्वीटनेस किसमें होगा, सबसे कम इसमें होगा, लेकिन मैक्सिमम किसमें होगा, इसमें होगा। अर्थात यहां हम C1 ले लेते हैं, इसको क्या C2, इसको क्या C3। मतलब है कि C1 का मिठास जो होगा क्या होगा, कम होगा किससे, C2 से, और C2 का मिठास किससे होगा, C3 से कम होगा। क्यों, इसलिए कि इसकी मात्रा है क्या है, कम है, और यहां पर इसकी मात्रा इसके कंपेरिजन में क्या है, ज्यादा है। तो जब ज्यादा होगा तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, मीठा होगा। इसका मतलब है कि एक नया टर्म आ रहा है, कंसंट्रेशन। तो कोई पूछेगा व्हाट डू मीन बाय कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेशन किसको कहते हो, तो कंसंट्रेशन क्या है, यानी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन टर्म ऑफ ग्राम या वॉल्यूम इन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर नोन एज क्या,
कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो कंसंट्रेशन मोल के अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के मोल के ऊपर डिपेंड करता है। और जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मोल की संख्या अगर क्या होगी, या नंबर ऑफ मोल की संख्या क्या होगी, अगर ज्यादा होगी तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब है कि आप जरा सोचो, यहां पर हम बात कर रहे हैं, जरा देखो एग्जांपल में हम लोग C बराबर कंसंट्रेशन, C बराबर हम लोग बोलते हैं N/V, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। यहां ऐसे लिख देते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। इसको हम लोग प्यार से C कहते हैं और इसको प्यार से हम क्या बोलते हैं, N बोलते हैं, और इसका तो पता आपको है ही C। जरा ध्यान दो बाबू, अगर यहां नंबर ऑफ मोल क्या होगा, अगर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब है कि यहां पर इस कंडीशन को अब समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहां पैटर्न ले रहे हैं कि C इक्वल टू N बाई कितना, V। मतलब है मैथमेटिकली रूप में हम C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना N लिख सकते हैं और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई कितना V लिख सकते हैं। यानी किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वो किसके कारण बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। यानी अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, तभी कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। जरा सोचो, हम शरबत बनाते हैं तो शरबत बनाते समय क्या होता है ना कि शरबत बहुत ज्यादा मीठा हो जाए। तो जब बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, उस कंसंट्रेशन को तोड़ने के लिए, उसके मिठास को कम करने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, वाटर। जब वाटर ऐड करेंगे ना तो इसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। जब आयतन बढ़ेगा तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, घटने लगेगा। लेकिन जरा सोचिए कि हमने शरबत बनाया और शरबत बनाते समय क्या किया, उसका मिठास कम हो गया, तो हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, शुगर ऐड कर देते हैं। जैसे ही शुगर ऐड करेंगे उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम तो उतना ही रहा ना, सॉल्वेंट तो उतना ही रहा, लेकिन बढ़ क्या गया, सॉल्यूट। तो जब सॉल्यूट बढ़ेगा तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। यानी ये दोनों स्थिति आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर किसी सॉल्वेंट में हम अगर सॉल्यूट को ऐड करते हैं, जितना ही ज्यादा उसका कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर? या वो सॉल्यूशन हो या सॉल्वेंट, दोनों स्थिति हम बात कर सकते हैं। तो अब यह बात आता है कि रियल में कंसंट्रेशन क्या होता है, व्हाट इज कंसंट्रेशन। पॉइंट है ये, क्या है, कंसंट्रेशन। क्या बात है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन प्यार से C इक्वल टू N बाई कितना, V। C इक्वल टू N बाई V। ये सॉल्वेंट है और हमने इसमें क्या कर दिया, सॉल्यूट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या करिए, इसमें ऐड कर दिया। ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ये क्या बन गया, यहाँ पर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बन गया। तो जरा सोचो कि ये दोनों कंडीशन हम अगर इसका डिफिनीशन बनाओ तो क्या बनेगा, क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट या सबस्टांस, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिख देते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन यूनिट मास या वॉल्यूम इन सॉल्वेंट या सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। मतलब है कि अगर सॉल्यूट का अमाउंट को हम कितना, या तो सॉल्वेंट में डिजोल्व करें या तो सॉल्यूशन में करें, उसी को हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन। यानी हम कंसंट्रेशन बराबर लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ मोल ऑफ
सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, या ऐसे बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, ये दोनों लिख सकते हैं। इसी को हम लोग प्यार से लिखते हैं C = N/V। ध्यान रहे यहाँ पर दो पैरामीटर्स है आपके दिमाग में, अगर यहाँ पर C जो होगा प्रोपोर्शनल टू कितना N होगा, और यहाँ पर C जो होगा इनवर्सिबल 1/, क्या होगा, V होगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, इसको नोट करें। हम आगे चलते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन में प्यार वाला, समझते हो ना, प्यार वाला अगर रसना हम घोल दे तो प्यार वाला रसना पीने से क्या मजा आएगा, आप समझ सकते हो ना। इसका मतलब रसना की मात्रा अगर बढ़ा दें तो स्वाद में क्या होगा, और मजा आएगा, स्वाद और बढ़ते, टेस्ट और बढ़ते जाएगा, तो पीने का ही मजा कुछ और हो जाएगा। जरा सोचो, कभी तुम लोग शराब पिए हो, एल्कोहल, अगर नहीं पिए हो तो कभी पी के देखना। एल्कोहल तो तुम डेली पीते हो, लेकिन उसका प्रोसेस पीने का क्या है, अलग है। क्लियर, उसका पीने का प्रोसेस क्या है, अलग है। अब हम बात समझते हैं कि रियल में जो सॉल्यूशन बनाते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। सॉल्यूशन के प्रकार बहुत सा होता है। सॉल्यूशन का प्रकार क्या होता है, बहुत सा होता है। आइए देखते हैं एक कैसे वर्क करते हैं। अब यहां पर जरा सोचे बाबू, सॉल्यूशन कितने, दो पैरामीटर्स, एक आपने नाम दिया सॉल्यूट, और क्या दिया, सॉल्वेंट। यहां पर हम बताएं ना, ये दोनों में एक क्या होता है, इसकी मात्रा होती है, ये लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में ऊपर प्रेजेंट होता है। एक क्या होता है, लार्ज अमाउंट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें डिसॉल्विंग कैपेसिटी होती है, इसमें घुलने की कैपेसिटी होती है। क्या होती है, ये डिसॉल्व होता है, डिसॉल्विंग कैपेसिटी होती है, इसमें डिसॉल्व घुलने की। इसमें कहता है, इसमें डिसॉल्यूशन होता है, इसमें डिसॉल्यूशन होता है। किसका, इसमें घुलने की क्या होती है, इसमें घुलने की क्षमता होती है, और इसको कहते हैं घुलाने की क्षमता होती है। क्लियर, यानी दोनों प्रोसेस जो होता है ना, ये ऐसे चलता है। तीसरा पॉइंट, ये क्या होगा, ये मोर देन वन हो सकता है, इट इज मोर देन, इट इज मोर देन 2 हो सकता है। ये क्या होगा, ओनली वन होगा, ओनली वन इन सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में कितना हो सकता है, एक हो सकता है। ये कितना हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। अब जब ये प्रोसेस आता है ना, तब बहुत सा कंडीशन हमको देखने को मिलता है। आइए देखते हैं, जरा सोचिए, इसको मिटा दो, C12H22O11 प्लस, हमने क्या किया, इसमें H2 में इसको ऐड किया, ये हमारा बना शरबत। शरबत क्या बना, शरबत। लेकिन ये कैसा, ये स्वीट है, ये स्वीट शरबत है। कैसा है, स्वीट है। लेकिन हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर C12H22O11 प्लस NaCl प्लस H2O, ये भी बना शरबत। लेकिन ये शरबत कैसा बना, कैसे, स्वीट, प्लस कितना, नमकीन, नमकीन बना। अगर हम बात करूं कि C12H22O11 प्लस NaCl प्लस लेमन जूस प्लस क्या, H2O, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो शरबत बनेगा। लेकिन इस क्या होगा, इसमें हर तरह का प्रॉपर्टी आएगा। इसमें क्या हो जाएगा, नमकीन भी होगा, लेमन का भी प्रॉपर्टी होगा, और शुगर, तीनों का प्रॉपर्टी होगा। इसका मतलब है कि इसमें क्या बदल रहे हैं, सॉल्यूट की संख्या बदल रही है। और सॉल्यूट की संख्या बदलने से सॉल्यूशन का नाम भी क्या होगा, बदलता है। क्या होता है, नाम भी क्या होता है, बदलता है। ये बदला, यहां बदला नहीं ना, बदला, आप देखो ये बदल रहे हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, बदल रहे हैं।
तो जैसे जैसे बदलते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। याद करो अभी गर्मी का सीजन है ना, तो पानी शरबत, पानी और चीनी का शरबत बनाएंगे, मीठा लगेगा, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे तब मीठा प्लस नमकीन दोनों लगेगा। लेकिन थोड़ा सा और टेस्ट बनाना है तो उसमें नींबू डाल देंगे, और थोड़ा सा और टेस्ट बनाना है तो क्या करेंगे, मिर्च डाल देंगे, मिर्च का क्या करें, जूस निकाल के उसमें डाल देंगे, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा तीतापन भी आ जाएगा। ये जितने भी प्रोसेस है ना, ये सब क्या है, सॉल्यूशन है। और ये इसके आधार पर सॉल्यूशन का नाम क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यानी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। बात करते हैं कि यहां पर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन जो होता है ना, वो किसके आधार पर होता है, वो किसके आधार पर होता है सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन। आपसे पूछ दिया जाए कि सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर कर सकते हो, तो क्या करें, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट, अगला क्या, सॉल्वेंट के नेचर के आधार पर, अगला क्या, कंसंट्रेशन के आधार पर। यानी जैसे जैसे बदलते जाएंगे ना, वैसे वैसे सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, बदलते जाएगा। जैसे जैसे बदलते जाएंगे वैसे सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, बदलते जाएगा। आइए हम देखते हैं कि रियल में क्या होता है। पहला बात क्या करेंगे हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन में, तो जरा सोचो बाबू कि यहाँ टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो हम यहाँ लिखेंगे क्लासिफिकेशन। क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट का सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन। किसके आधार पर, कंपोनेंट के आधार पर। जरा सोचो बाबू कि पहला हम बात करें, पहला बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट, पहला। अब जरा सोचो बाबू कि यहां पर हमने क्या किया, यह नंबर ऑफ कंपोनेंट के बाद के, और ये क्या हो गया, नेम ऑफ सॉल्यूशन। जरा सोचो बाबू कि अगर यहां पर कितने कंपोनेंट हो, कंपोनेंट की संख्या कितनी हो, 2। तो अगर कंपोनेंट की संख्या 2 होगी, जरा सोचो कि हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, NaCl प्लस कितना, H2O। तो इस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन जरा सोचो बाबू कि अगर यहाँ पर इसमें 3 कंपोनेंट क्या हो जाए, NaCl प्लस C6H12O6 प्लस H2, इसको क्या नाम होगा, टर्नरी, TERNARY, टर्नरी सॉल्यूशन। ऐसे क्या होगा, जैसे जैसे बदलते जाएगा उसका नाम क्या होगा, बदलते जाएगा। अब यहां पर बात करेंगे हम कि बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, किसकी बात करेंगे, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे। नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात होगी, तो जरा सोचो नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात होगी। तो जरा सोचो बाबू, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ए क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और क्या होगा, नेम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए बाबू कि सॉल्वेंट 2 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है एक्वस, यानी एक होता है क्या, सॉल्वेंट वाटर, और दूसरा क्या होता है, नॉन वाटर। वाटर जो होगा, इस सॉल्यूशन का नाम क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन। इसका नाम होता है एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन जहां पर नॉन वाटर होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन।
यानी नन वाटर का मतलब कौन था, इसमें होगा CCl4, बेंजीन, C6H12, CCS2 etc. ये सब क्या नन एक्वस, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। जरा सोचो बाबू कि यहां पर आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो एक किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। तो जब कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो जरा सोचो ये नेम ऑफ सॉल्यूशन का नाम क्या है, नेम ऑफ सॉल्यूशन। वो जरा जिसका कंसंट्रेशन C का मतलब कंसंट्रेशन अभी ना बताया ना कि C बराबर कितना, N बाई कितना V, जिसका C लेस देन कितना 0.1 मोलारिटी से कम होगा, जिसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलारिटी से कम होगा उसका नाम होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन जिसका कंसंट्रेशन 0.1 m से क्या होगा, अगर अधिक होगा उसको नाम क्या होगा, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन उसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये हमेशा आप दिमाग में रखोगे कि जो हम सॉल्यूशन की बात करें कैसे हम लोग करते हैं। क्या कीजिए, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। HCl हमने यहाँ क्या लिखा था, डाइल्यूट, हम लिखा HCl, हमने क्या लिखा, कौन, याद कीजिए कि इसका मतलब क्या, डाइल्यूट HCl की बात कर रहे हैं, यानी इसका कंसंट्रेशन किससे कम है, 0.1 m से कम है। लेकिन यहां पर अगर कंसंट्रेशन 0.1 से अगर अधिक होगा तो उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ऐसे भी अगर एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे NaOH, यहां पर बात कर रहे हैं, अगर हम डाइल्यूट लिख दिए इसका मतलब क्या होगा, और यहां पर हम NaOH अगर हम क्या यहाँ कॉन्सेंट्रेट, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये हुआ क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है और किसकी मात्रा कम है, NaOH की मात्रा कम है। यहां क्या होगा, इसमें NaOH की मात्रा ज्यादा है और पानी की मात्रा क्या है, कम है। मतलब है कि कंसंट्रेटेड होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका मोलारिटी 0.1 m से अधिक होना चाहिए। आसान होने के लिए, इसका मतलब है कि डाइल्यूट होने के लिए उसका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, 0.1 m से कम होना चाहिए। याद रहे, ये आपके दिमाग में हमेशा रन करना चाहिए। ये रन करेगा तो हमको लगता है कि इससे सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट की बात आएगी, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, एकदम मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन फिजिकल, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन का नेचर। याद रहे कि चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, अगर सॉल्वेंट हमारा क्या वाटर होगा तो वहां से रिलेटेड जितने भी टर्म आएंगे, जितने टाइप सॉल्यूशन होंगे, इस चैप्टर में हम उसी की बात करेंगे। हम गैस और सॉलिड की बात नहीं करेंगे, गैस और सॉलिड की बात हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे। जब भी बात करेंगे लिक्विड और लिक्विड सॉल्वेंट हो जाए और सॉलिड हमारा क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो जाए, उसकी हम बात करेंगे। तो यहां पर इसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहां पर हमको समझना पड़ेगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट, ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूट, और ये क्या होगा, एग्जाम्पल। ये क्या होगा, एग्जाम्पल। और यहां क्या लिख सकते हैं, इसका यूजेस। जरा सोचो बाबू कि अगर मेरा सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो जाए, क्या हो जाए, लिक्विड। लेकिन जरा सोचिए कि इसका सॉल्यूट जो क्या होगा, सॉलिड हो जाए, ये क्या हो जाए, लिक्विड हो जाए, और एक मेरा क्या होगा, गैस हो जाए। जरा सोचो बाबू कि 3 पैरामीटर्स है, ये क्या है, इसके 3 पैरामीटर्स है। ये आपको यहां पर एकदम दिमाग लगाने से हर चीज आपको क्लियर हो जाएगा। अगर किसी लिक्विड में अगर सॉलिड अगर क्या होगा, डिजॉल्व होता है, अगर किसी लिक्विड में सॉलिड डिजॉल्व होता है तो हम यहां क्या कह सकते हैं इसको कि C12H22O11 डिजॉल्व इन H2। और जब यहां पर ये इससे डिजॉल्व होगा ना
तो यहाँ एक प्रॉपर्टी आएगी, तो यहाँ पर नया जो प्रॉपर्टी बनता है उसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बात करेंगे, एक नया लॉ होगा, क्या नाम है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन जरा सोचिए अगर लिक्विड लिक्विड में अगर होगा, क्या होगा, लिक्विड लिक्विड में होगा, तो जरा सोचो बाबू कि लेमन जूस डिजोल्व इन H2। अगर लिक्विड लिक्विड में अगर क्या होगा, डिजोल्व होगा, तो उसको क्या कहेंगे, राउल्ट्स लॉ। क्या बात करेंगे, राउल्ट्स लॉ। तो यहां पर हम एक नाम होगा राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे। लेकिन अगर जहां पर लिक्विड में क्या होगा, गैस डिजोल्व करेगा, जैसे कितना मतलब CO2 डिजोल्व इन H2, तो यहां जो लॉ होगा इसका नाम है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ। यानी इस चैप्टर में यही 3 प्रॉपर्टी पढ़नी है, और किसके लिए पढ़नी है, लिक्विड के लिए पढ़नी है। इसके अलावा इसमें दूसरा कोई बात नहीं होती है। लेकिन हम चलेंगे आगे, देखते हैं कि इसका क्या क्या प्रोसेस है। याद रहे ये प्रॉपर्टी किसके लिए होती है, लिक्विड के लिए होती है। सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, तब ये चैप्टर क्या होगा, रन करेगा, सॉल्यूशन ये चैप्टर रन करेगा। उससे पहले हम सॉलिड के लिए और गैस के लिए हम बात नहीं करेंगे। अगर सॉल्वेंट क्या हो जाए, सॉलिड हो और गैस हो, वहां के लिए सब नियम लागू नहीं होता है, वहां पर इस नियम का स्टॉप हो जाता है, यानी उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ना ही नहीं है। क्लियर। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर अगर हम सॉल्वेंट में लगा हो, सॉलिड हो जाए, सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड। जब ये सॉलिड होगा तो क्या होगा, ये भी सॉलिड होगा। सॉलिड, तो सॉलिड सॉलिड में डिजोल्व होगा, इसका मतलब है कॉपर डिजोल्व इन AU। सोने में कॉपर का घुलना, सोने में कॉपर का घुलना यहां पर डिफाइन होगा। अब हम बात करेंगे यहां पर अगर लिक्विड डिजोल्व हो जाए, लिक्विड डिजोल्व हो जाएगा, तो उसको हम नाम क्या देंगे, वाटर प्रेजेंट इन पनीर। इसका मतलब जरा सोचो, पनीर जो होता है ना, पनीर को अगर हम उससे दाबेंगे, पनीर में क्या होता है, पानी ऑलरेडी क्या उसमें मौजूद होता है, उसकी मात्रा थोड़ा कम होती है, उसमें मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो जरा सोचो कि सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड हो रहा है, तो सॉलिड में अगर लिक्विड हो रहा है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि वाटर प्रेजेंट इन क्या, पनीर, ये क्या होगा, यहां डिफाइन करेगा। क्लियर। हम नेक्स्ट की बात करें, गैस की बात करेंगे। तो जरा सोचो बाबू कि पीटी हो जाए, चाहे कितना PD हो जाए, चाहे NI डिजोल्व इन H2, ये जितने भी प्रोसेस होंगे यहां पर हम देखने को हमको मिलता है। लेकिन हम गैस के बारे में बात नहीं करते हैं, इसलिए गैस के लिए हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना जरूरी भी नहीं है। इसको लिख ले, नोट करें। ये आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जरा सोचो बाबू कि अगर लिक्विड है ना, लिक्विड में क्या जाए, अगर सॉलिड घुल जाए, यानी ये क्या है मेरा, सॉल्वेंट है, और ये मेरा क्या है, सॉल्यूट है। अगर क्या हो जाए, सॉलिड आ जाए, तो अगर लिक्विड में सॉलिड आएगा तो कौन सा प्रॉपर्टी आएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी आएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर लिक्विड में क्या हो जाए, लिक्विड में अगर हमारा क्या हो जाए, लिक्विड आ जाए, क्या जाए, लिक्विड आ जाए, तो इसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ जो होता है ना, ये 2 तरह का नियम देता है। एक क्या देता है, एक देता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और दूसरा देता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए देता है। लेकिन अगर जरा सोचो बाबू कि अगर इसमें क्या हो जाए, गैस आ जाए, तो गैस आएगा तो यहां पर जो लॉ होता है उसका नाम क्या है, हेनरी लॉ। इसका मतलब है कि अगर लिक्विड में अगर गैस क्या हो जाए, घुल जाए, तो उसका नाम क्या होगा, हेनरी लॉ। अगर लिक्विड में लिक्विड क्या हो जाए, घुल जाए, इसका नाम क्या, राउल्ट लॉ। अगर सॉलिड किस में घुल जाए, लिक्विड में हो जाए, उसको क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपके दिमाग में रन करना चाहिए। क्लियर। तो यहां से
इसी 3 के बारे में हमको क्या इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन इस चैप्टर में पढ़ने के पहले हमको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में जितने भी पैरामीटर्स होते हैं ना, जैसे सपोज कीजिए मास बाई मास वॉल्यूम, मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ईटीसी। ये जितने भी क्या है टर्म्स है ना, वो सब क्या है, क्या है, कंसंट्रेटेड टर्म है। क्या है, कंसंट्रेशन का टर्म है या कंसंट्रेटेड टर्म है। और जब एक टर्म आ जाएगी ना, इस टर्म के साथ हम क्या देखेंगे, सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी के साथ क्या हेनरी लॉ, कोलगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, जितने भी टाइप के प्रॉपर्टी है ना, सब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे।